हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। अगर आपको यूपीपीसीएस प्री 2023 को क्रैक करना है तो घट्टा चक्र से तो दोस्ती करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज दोस्ती का एक नया चैप्टर। और वो नया चैप्टर किस में चलेगा दोस्तों? भारतीय इतिहास के मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में। और आज हम पढ़ेंगे गवर्नर वायसराय, उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो सीरीज चल रही है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले सारी वीडियो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस की जो चल रही हैं वो भी ज़रूर देखें। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर लिए थे। आगे हम पढ़ते हैं 51 से। तो देखिए, प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक शासक को हटा दिया गया? अवध, नागपुर, झांसी, सतारा। आईएएस प्री 2007 का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अब यूपीपीसीएस में पूछे जा रहे हैं। सही जवाब हो जाएगा अवध। अवध को जो है कि 1856 में विलय कर लिया गया था कुशासन का आरोप लगाकर। और इसी विलय के बाद 1857 की क्रांति में जो अधिक से अधिक सैनिक शामिल हुए थे वो कहीं ना कहीं अवध के ही थे, जिनके माता पिता किसान थे, बेरोजगार थे, कृषक परिवार से थे। उनका शोषण हो रहा था, इसीलिए वो सिपाही भी भड़क गए और उन्होंने 1857 की क्रांति को अंजाम दिया। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय का क्रम विचार किए। मतलब क्रम से पूछा जाता है। जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय किया गया था, 1848 से शुरुआत की गई और 1856 पे जाके अवध पे समाप्त होता है। झांसी, सतारा, संबलपुर। और आपका ये ऑप्शन देखना है कि आपको झांसी कब हुआ और सतारा कब हुआ, संबलपुर कब हुआ। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 1। सबसे पहले सतारा होता है, फिर संबलपुर होता है, फिर झांसी होता है। इसकी व्याख्या हमने पिछले वीडियो में की है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, तब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? सतारा हुआ था 1848 में। सबसे पहले इसी पर अटैक किया गया और इसको कब्जे में लिया गया। अगला प्रश्न है, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी का, लॉर्ड नॉर्थ का, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन। उत्तराखंड पीसीएस 2016 बहुत लेटेस्ट प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का ही यह पूरा नाम था। 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था, गवर्नर जनरल बनकर भारत में आता है। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय संपन्न की गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड एलनबरो के समय, लॉर्ड हॉर्डिंग्स के समय, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड एम्स्टम। तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। और लॉर्ड एलनबरो से ही संबंधित एक और प्रश्न है महत्वपूर्ण। इसी ने दास प्रथा का अंत किया था। किस प्रथा का? दास प्रथा का भी अंत इसने किया था, स्लेवरी सिस्टम को। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम इसी से संबंधित। देखिए, पहले तो एक व्याख्या दी हुई है कि लॉर्ड एलनबरो ने 1842 से 44 तक के दौरान भारत में शासन किया और 1843 को सिंध में मिलाया। कब मिलाया गया? 1843 में। और इसी के पश्चात प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का भी यह परिणाम निकला। अगला प्रश्न है, सिंध पर विजय ब्रिटिश ने कब की? यानी 1843। अभी हमने यह पढ़ा कि 1843 में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त की गई थी। अगला प्रश्न क्या है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड। यूपीपीसीएस प्री 2020 का लेटेस्ट प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सिक्किम का भारत में विलय किया गया। कैसे किया गया? सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, इसको भी भारत में मिला लिया गया। या यूँ कहें कि ब्रिटिश तो बस कोई बहाना चाहते थे कि किसी भी बहाने से हम क्षेत्रीय राज्यों में हस्तक्षेप करें और उसे फिर अपने शासन में मिला लें। फिर चाहे वो पंजाब हो या फिर अवध हो या फिर सिक्किम हो, दार्जिलिंग हो या सिंध हो, ये छोटे छोटे कारणों की वजह से जो है कि इन्होंने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अगला प्रश्न है, कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउट्रम, बिशप आर हैबर, डब्ल्यू.एस. स्लीमैन या जनरल लो। तो सही जवाब हो जाएगा आपका जेम्स आउट्रम। इसी जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट पर ही डलहौजी ने कुशासन के रूप में जो है कि इसे अवध का अधिग्रहण कर लिया, क्योंकि जेम्स आउट्रम ने एक रिपोर्ट दी कि अवध में जो शासन चल रहा है वो बहुत ही बेतहाशा गलत तरीके से चल रहा है, यानी कि यहाँ पे लोगों का शोषण हो रहा है, और इस तरीके से इन्होंने कुशासन का आरोप लगाया।
इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 1854 में कर्नल स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को ब्रिटिश का मतलब अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया और अवध का प्रशासन बहुत ही दूषित तथा जनता की अवस्था बहुत ही शोचनीय है, ऐसा अवध के जो है कि जेम्स आउटरम साहब ने कहा और आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। इसके पश्चात 1857 का विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस थे जो विद्रोहियों के हाथों मारे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन। तो आपको पता है कि 1853 में पहली बार बम्बई से ठाणे के बीच में जो है कि रेलवे लाइन चलाई गई लगभग 35 किलोमीटर की, और जो कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। लेकिन रेलवे का सबसे अधिक विकास किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? अगर आपसे यह पूछा जाएगा तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए कर्जन। कब? जब रेलवे लाइन का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ। लेकिन पहली बार जो रेलवे लाइन बिछाई गई वो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई। देखते हैं, भारत में रेल निर्माण की दिशा में पहला प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। पहली लाइन 1853 में बंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला प्रश्न सॉरी, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बंबई से ठाणे के बीच में हुआ। अभी हमने पढ़ा। भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई? 1853 डलहौजी के समय। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की गई? यानी कंपनी कौन सी थी? ईस्टर्न रेलवे, मद्रास रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे या अवध तिरहुत रेलवे? तो सही जवाब हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। इसी के माध्यम से बंबई से ठाणे की जो है कि ट्रेन चलाई गई। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ अंतिम रूप से किसके क्षेत्र में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी या डफरिन या लिटन या कर्जन? तो सही जवाब हो जाएगा डफरिन। डफरिन के समय में अंतिम रूप से जो है कि इसका हुआ। कैसे? क्योंकि 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। भारतीय जो राज्य क्षेत्र का यह अंतिम विस्तार था। इस समय गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और मैं आपको बता दूं, इसी लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 में हमारी कांग्रेस की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? कांग्रेस की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि PWD जिसे आज हम कहते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है कि PWD 1845 से 55 के दौरान स्वरूप कौन सा देता है? मतलब किस गवर्नर के समय शुरू होता है? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही क्या किया था? इसकी स्थापना भी की थी PWD। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था, लेकिन इसके कार्यकाल में पहली बार अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क डेवलपमेंट जो था PWD, इसका जो एक निर्माण किया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। जैसे रोड बनाने के नाम पे, बिजली बनाने के नाम पे, सड़क बनाने के नाम पे, पानी की व्यवस्था करने के नाम पे, तो बहुत सारी लूट मचानी इन्होंने शुरू कर दी, जो कि इससे पहले सैनिक के पास था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है कि क्रियान्वित किया गया था। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए किस भारतीय सुधारक का योगदान सबसे अधिक था। चलिए हम ही बता देते हैं आगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने 1856 से 62 तक जो यहाँ भारत में थे, 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ और इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम की धारा 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उससे उत्पन्न हुए बालक को भी वैध घोषित किया गया। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि सती प्रथा अधिनियम किस समाज सुधारक के सहयोग से और किस गवर्नर जनरल के अंतर्गत आया, यह आपको कमेंट में बताना होगा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। किसने? अब आपको पता होना चाहिए कि 1858 यानी 57 की क्रांति के बाद भारत का वायसराय कौन था या गवर्नर जनरल कौन था, उसी ने पढ़ा होगा। जाहिर सी बात है, सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत का पहला वायसराय भी था। क्या था ये? भारत का पहला वायसराय घोषित हुआ और इससे पहले ये लॉर्ड गवर्नर भी था, अर्थात अंतिम लॉर्ड गवर्नर भी कैनिंग साहब थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? अभी मैंने बताया लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न होगा, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनकर सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कहाँ पे? तो अभी हमने ऊपर के प्रश्न में पढ़ा, इलाहाबाद में यह घोषणा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69।
अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? क्योंकि यही तो अधिकार डलहौजी ने छीन लिया था कि अगर आपका अपना पुत्र है तब तो आप उत्तराधिकारी बना सकते हैं, अदरवाइज दत्तक पुत्र, जिसको हम कहते हैं गोद लिए हुए पुत्र का अधिकार समाप्त हो गया, जिसकी वजह से झांसी, सतारा, संबलपुर बहुत सारे राज्यों का अधिग्रहण किया गया था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुनः 1857 की क्रांति के बाद 1818 की जो सामग्री की जो घोषणा थी महारानी विक्टोरिया की इलाहाबाद में, उसमें स्पष्ट कह दिया गया कि अब हम किसी भी क्षेत्रीय राज्य का अधिग्रहण नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने दत्तक पुत्र को या अपने जैविक पुत्र को, जो उसका ओरिजिनल बेटा है, उसको भी उत्तराधिकारी बना सकता है। पढ़ लेते हैं इसको हम। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को जब इलाहाबाद में हुई थी तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित किया गया कि इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति जो नीति को व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया। देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दे दी गई थी। तो डलहौजी ने जिस प्रथा को समाप्त किया था उस प्रथा को दोबारा 1858 के घोषणा पत्र में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1877 में। ध्यान दीजिएगा, 1877 में घोषित किया गया था, जिसे हम कहते हैं रॉयल एक्ट, राजसी उपाधि अधिनियम यानी रॉयल टाइटल एक्ट, जिसको हम 1876 में पारित किया गया। और इसके तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया, यानी कि यही भारत की सर्वेसर्वा हो गई हैं। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 जो थे उनको 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। ये दरबार भी लगाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 71 आप देखेंगे 3-4 एग्जाम्स में पूछा गया है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? मैंने पहले ही प्रश्न में आज की वीडियो को बताया था, आज की वीडियो में, तो क्या हो जाएगा इसका? लॉर्ड एलनबरो। सही जवाब लॉर्ड एलनबरो हो जाएंगे। इन्होंने 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों का एक सही सुमेलित है, जो सही है उसको बताना है। यूपी लोअर में पूछा गया प्रश्न है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त लेके आते हैं, सही है। लॉर्ड वेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, गलत। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, गलत, ये तो वेलेजली लेके आते हैं। लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यह भी गलत है, क्योंकि लॉर्ड डफरिन के समय जो है कि कांग्रेस की स्थापना होती है। तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 73, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं हम लोग। निम्नांकित में से कौन सुमेल सही नहीं है? तो सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि यह भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत यह भी सही है। लेकिन लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता ये नहीं लेके आते हैं। कौन लेके आता है? आइए हम देख लेते हैं ऊपर के प्रश्न में। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में स्थायी बंदोबस्त लेके आते हैं, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीयता की नीति जॉन लॉरेंस लेकर आते हैं। जॉन लॉरेंस लेकर आते हैं, तो इसलिए 73 का हो गया डी। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये गलत है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन, जिसके तहत सती प्रथा को निषेध किया गया, यह भी सही है। तो सही जवाब क्या हो गया? सी ऑप्शन इज गलत, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं होता है। देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच हुआ था और इस समय भारत में लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल चल रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय तीसरा और अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच में हुआ था और इसमें मराठों की पराजय हो जाने के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी और पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर दिया गया। किस में सम्मिलित कर दिया गया? बम्बई प्रेसिडेंसी में। अगला प्रश्न है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1818 ईस्वी में, जो है कि पूरी तरीके से पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश के अधीन कर दिया गया मराठों को एक तरीके से। कौन सी? बम्बई रेजिडेंसी में। किसने राजपुताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? चार्ल्स मेटकॉफ। किसने की थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने।
राजपूताना की रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता और मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि चार्ल्स मेटकॉफ ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ भी एक संधि की थी, उस संधि का नाम आपको बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हो रहा है, देखिए यूपीपीसीएस मेंस में भी, तो यह प्रश्न 2023 में भी आने की पूरी संभावना बनती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है, वेलेस्ली सहायक संधि यह भी सही है, सर जॉन सोर आंग्ल नेपाल युद्ध ये गलत है, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 यह भी सही है। तो ये गलत हो गया सर जॉन सोर का। पढ़ते हैं इसको हम पूरी तरीके से, क्योंकि आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। 1814 में पहला युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। 1815 में जब दूसरा युद्ध लड़ा गया तो कुमाऊं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया। मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलाव का किला समर्पित करने के लिए विवश कर दिया और ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी पर पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 को सगौली की संधि हुई और 4 मार्च 1816 को इसे अनुमोदित किया गया और कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला अंग्रेजों को मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित है? यहाँ पर ध्यान देना है कि सही पूछ रहा है या सही नहीं पूछ रहा है। लॉर्ड एलनबरो अवध का विलनीकरण करते हैं, गलत, ये तो डलहौजी करता है। लॉर्ड डलहौजी ये संधि सिंध का विलनीकरण करते हैं, यह भी गलत है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, बिल्कुल 1799 में हुआ था और इस समय लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल था। इसी युद्ध में आपके टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त होते हैं। सर जॉन सोर तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, गलत, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था 1817 से 18। तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, क्योंकि यही एक मैच है। देख लेते हैं, लॉर्ड एलनब्रो के समय सिंध पर कब्जा किया था 1843 में अंग्रेजों ने। लॉर्ड डलहौजी के समय कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का विलन किया था, मतलब कि विलय कर लिया गया। लॉर्ड वेलेस्ली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 को हुआ और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मराठा युद्ध 1817-18 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर 80। फिर से वही प्रश्न रिपीटेड हो रहा है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस बार ये देखना है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय किया, बिल्कुल सही। लॉर्ड डफरिन इसके कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई, यह भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 का पारित हुआ था इसके समय, यह भी सही है। लेकिन लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का आरंभ इसके समय में नहीं हुआ था, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। देखते हैं, पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1839-42 में होता है। इस दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड होते हैं। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में हुआ था। इस प्रकार विकल्प डी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ये हमने ऊपर के प्रश्नों में डील किया है, आपको बताना होगा। तो सही जवाब होगा जाएगा जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता को काम किया, अर्थात चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीयता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में प्रारंभ होती है और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल तक चलती है। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया गया, क्योंकि उसके वायसराय काल में ही इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला लोगों को। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, कब हुई थी? पहली जनगणना तो आपके लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, लेकिन अगली जो लॉर्ड रिपन थे, इनके समय में क्रम से होने लगी थी रेगुलरिटी। तो लॉर्ड मेयो का कार्यकाल जब हुआ था तो उस समय 1872 में पहली जनगणना की गई थी। देखिए, अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में प्रारंभ की गई। फिर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर यह गणना शुरू हो गई। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो लॉर्ड मेयो। कब की थी? 1872। और आगे रिपन के कार्यकाल में 1881 में रेगुलर 10 साल पर होने लगी, जो आज तक चलती आ रही है जनगणना। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं हम। तो देखते हैं, अगला प्रश्न है
किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई थी जब वो एक भ्रमण कर रहे थे यानी घूम रहे थे और एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक इनका कार्यकाल रहा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौरान एक कैदी द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी और मेयो ही पहले गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो लॉर्ड मेयो, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 86, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी कि फॉरवर्ड की नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिटन इसका सही जवाब हो जाएगा। 1876 में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन किया गया और कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुशल आक्रमणीयता की नीति किसने अपनाई थी, साथ ही साथ घेरे की नीति, रिंग फेस नीति किसने अपनाई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? सबसे लंबे समय तक कौन वायसराय रहा? ये यूपीपीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा जो है कि भारत में, और लॉर्ड कर्जन की बहुत सारी नीतियों के बारे में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, ब्रिटिश वायसरायों में भारत के विषय में सर्वाधिक जानकारी रखने वाले वायसराय लॉर्ड कर्जन का प्रशासन वायसरायों में सबसे अधिक लंबा था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 यानी कि 7 वर्ष थे। फिर लॉर्ड डफरिन 4 वर्ष, लॉर्ड हॉर्डिंग 6 वर्ष और लॉर्ड मेयो 3 वर्ष थे। तो आपके लिए क्या जवाब होगा? लॉर्ड कर्जन होगा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं जो 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। स्थानीय स्वशासन की जब हम बात करते हैं, स्थायी बंदोबस्त की बात नहीं कर रहा हूँ। स्थायी बंदोबस्त तो कॉर्नवालिस लेके आए थे क्योंकि वो एक टैक्स वसूलने की सिस्टम था, लगान का सिस्टम था। लेकिन स्थायी स्वशासन जो होता है, जिसे आज हम पंचायती राज के रूप में जानते हैं, प्राचीन भारत में चोल प्रशासन में हम पढ़ते हैं, उसी को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किसने किया? तो लॉर्ड रिपन इज करेक्ट आंसर। और लॉर्ड रिपन ही 1881 में कंटिन्यूअस जो है कि अपनी जनगणना को कंटिन्यूअस करते हैं। इल्बर्ट विल विवाद क्या है? इल्बर्ट विल विवाद भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंध लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू करना। ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। आगे देख लेते हैं इल्बर्ट विल विवाद क्या है। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, यही ऑप्शन सही होगा। क्योंकि इसमें यह किया गया था कि भारतीय जो लोग थे न्यायाधीश, वो अब यूरोपीय लोगों का भी मामला सुन सकते हैं, जिससे यूरोपीय लोग भड़क गए। यह कहा कि ये असभ्य लोग हमारा जो है कि मुकदमा नहीं सुन सकते हैं। इसीलिए यह विवाद जो था इल्बर्ट विल विवाद के नाम से जाना जाता, और यह विवाद भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही आया, जिसकी वजह से लॉर्ड रिपन को यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। पढ़ते हैं, सर पीसी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसको इल्बर्ट विल की संज्ञा दी गई, और इस विधेयक का उद्देश्य था जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाए, भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात माना, और इल्बर्ट विल को लेकर हुए विवाद के कारण ही 1884 में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने और स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया? तो पहला जो फैक्ट्री अधिनियम था वो 1881 में आता है, और यह कार्यकाल लॉर्ड रिपन का था। पढ़ते हैं इसको। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या इससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं, बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिसे पहला फैक्ट्री अधिनियम कहा जाता है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगा दी गई, एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि केवल 9 घंटे की रहेगी एक दिन में, और महीनों में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान भी किया गया था। अगला प्रश्न है, फैक्ट्री अधिनियम 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बना देने की दृष्टि से पारित किया गया था।
एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन असंगठित करने में अग्रगामी थे। तो दूसरा ऑप्शन ही सही है, क्योंकि जो पहला अधिनियम था वो बच्चों के अधिकारों से संबंधित था, न कि मजदूर संघ बनाने के अधिकारों से संबंधित था। अगला प्रश्न है, तो हम देखते हैं, पहला कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया, परंतु यह अधिनियमित अपर्याप्त मानदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उनकी सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूरों से कोई विशेष प्रावधान भी नहीं था। इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। और एन.एम. लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में न केवल हथकरघा एवं कपड़े के मिलों के मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि लोखंडे साहब को जाति और संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्हें साहसिक पहल की थी, इसलिए भी उन्हें याद किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 94, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन इज करेक्ट आंसर। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों को एक सर्वेक्षण करें, जिससे निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लेटन लेके आते हैं, गलत। सहायक संधि वेलेजली लेके आते हैं, सही है। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी की है, यह भी सही है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, यह भी सही है। तो पहला ऑप्शन इस गलत हो गया, क्योंकि स्थानीय स्वशासन की बात लॉर्ड रिपन करते हैं, न कि लॉर्ड लेटन। ये बहुत नाम में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए यह प्रश्न रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्लाइव, वेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ और कर्जन। तो देखिए, कर्जन के द्वारा जो है कि 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। साथ ही साथ चार्ल्स मेटकाफ को जो है कि आधुनिक प्रेस का जो है कि जन्मदाता माना जाता है एक तरीके से, क्योंकि इन्होंने प्रेस पर से प्रतिबंधों को हटा दिया। और साथ ही साथ क्लाइव के द्वारा बंगाल में दोहरा शासन लगाया गया था 1765 में, जब आपके बक्सर युद्ध को विजित कर लिया गया था। और बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया गया था, जिसमें आंग्ल प्राच्य जो है कि शिक्षा पर विवाद हुआ था। तो ये इसकी मैचिंग थे। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। यहाँ भी एक सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। लॉर्ड डलहौजी, इसके समय में क्या होता है? एक व्यक्तिगत सिद्धांत आता है, लैप्स नीति, जिसके द्वारा क्षेत्रीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्हीं के समय में जो है कि 1829 में अधिनियम 17 के द्वारा सती प्रथा का निषेध किया गया। लॉर्ड रिपन, इन्होंने स्वायत्त शासन की व्यवस्था स्थापित की। और लॉर्ड कर्जन, इन्होंने बंगाल का विभाजन 1905 में किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 98 है। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से संबंधित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय रेगुलेटिंग एक्ट थी? बिल्कुल नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय आती है। लॉर्ड वेलेजली स्थायी बंदोबस्त लाते हैं? नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस लाते हैं। लॉर्ड एलनबरो सिंध का विजय करते हैं? जी हाँ, 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध पर विजय की गई थी। और लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध से संबंधित थे? यह भी गलत है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी 1900। आगे देखते हैं, भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी पहला प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ किया गया। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त किया गया। 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाया गया। लेकिन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत और केंद्र के स्वरूप बनाते हुए जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो कौन बने थे पहले महानिदेशक? जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में? ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 101, यह भी प्रश्न है, किसने पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग की स्थापना की गई थी? अब यहाँ देखिए, यहाँ पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बात कर रहा है, न कि आपका जो ये ऊपर लिखा हुआ है प्रश्न क्या लिखा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग की स्थापना तो बहुत पहले से हो चुकी थी। देखेंगे 1871 में ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था। उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे या ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अर्गिल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। और ऐसे में विकल्पों में मेयो और अर्गिल किसी का नाम नहीं है, इसलिए इसको जो है कि निरस्त कर दिया गया था छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा। अगर पूछता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तब तो लॉर्ड कर्जन इस करेक्ट आंसर होता जो ऑप्शन में दिया है।
102 प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? तो यह हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, क्योंकि पूरा एक्ट बनाया जा चुका था 1904 में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी कि लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय कार्यकाल में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना की थी, भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। यूपीपीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है यह। अगला प्रश्न, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिपन या लॉर्ड रिटन? सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपसे, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए और उपयुक्त पदावधि का सही कालानुक्रम, मतलब सबसे पहले कौन आता है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो देखिए 1905 में आपने देखा है कि लॉर्ड कर्जन की महत्वपूर्ण घटना होती है। चेम्सफोर्ड यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार अधिनियम आता है 1919 के लगभग आसपास, ठीक है। लॉर्ड इरविन जो गांधी इरविन समझौता होता है 1931, और लॉर्ड हॉर्डिंग जो कि 1913 के आसपास आते हैं। तो आप इस तरीके से क्रम को आप देख सकते हैं कि पहले कौन बनेगा, पहले कौन बनेगा, करोड़पति नहीं, हमें पहले देखना कौन कर्जन बन रहा है। तो लॉर्ड कर्जन 1899 में शुरू करते हैं, लॉर्ड हॉर्डिंग 1910 में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 और लॉर्ड इरविन 1926। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 इज आंसर ए सही हो जाएगा। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय किया, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, और यह कहा कि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको तोड़कर ही जो है कि इसका प्रशासन सही तरीके से चलाया जा सकता है। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और बंगाल को दो भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया। बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया, और इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति किसने अपनाई थी? तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने भी अपनाई थी और लॉर्ड डलहौजी ने भी अपनाई थी। दोनों ही ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पर लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को जो प्रतिनिधित्व दिया था, पृथक प्रतिनिधित्व दिया था, इसकी वजह से इनको याद किया था 1909 में, और इन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन करके भारत हिंदू और मुस्लिमों के बीच में बंटवारा किया एक तरीके से विचारों का, इसलिए आंदोलन ये बढ़ गया। यहाँ देख सकते हैं हम, फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया, वहीं लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे। क्या थे कि एक तो था हिंदू मुस्लिम को लड़ाना आपस में, और दूसरा नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। तो ये थे दोस्तों आपके गवर्नर जनरल का इतिहास, जो गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बन सकते हैं आगे के पेपर में आपके। तो चलिए इस दोस्ती का आज यहीं पे चैप्टर रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।